नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएल TG2 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर यूपीपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। इस पेपर में दो भाग होते हैं। पहले भाग में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं तथा पेपर के दूसरे भाग में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन सहित कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 2019 में हुए TG2 के पेपर को हल करने वाले हैं और उसमें पूछे गए प्रश्नों को समझते हुए उसके आंसर को सही करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिष्टता में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग का सामान्य सा अर्थ होता है कि किसी भी शब्द के पहले वह आता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आता है। शिष्टता नामक शब्द में सी इस शब्द के पहले आया है और ता इस शब्द के बाद में आया है, अतः इसका सही जवाब नंबर 2 ता होगा। कमेंट सेक्शन में हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिष्टता शब्द में सी क्या होगा, उपसर्ग होगा या प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, मिजाज, मंत्रिमंडल, मेहनत और मोर। इसका सही जवाब मेहनत होगा, क्योंकि मिजाज, मंत्रिमंडल और मोर शब्द पुल्लिंगवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हिंदी का संस्कृत रूपांतरण होता है, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत का हिंदी रूपांतरण होता है। दिए गए विकल्पों में से दूब शब्द एक तद्भव, जबकि धूली एक तत्सम वर्ड है। दूल्हा शब्द भी तद्भव होता है, जिसका तत्सम शब्द दुर्लभ होता है। धीरज शब्द भी तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द धैर्य होता है। अतः दिए गए प्रश्न में विकल्प नंबर 2 धूली तत्सम शब्द सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि तद्भव शब्द संस्कृत का हिंदी रूपांतरण होता है। दिए गए विकल्पों में से हमें चुनना है दमन, दीपक, दूध और दुर्बल, जिसमें दमन शब्द एक तत्सम शब्द है, दीपक तत्सम शब्द है, दुर्बल एक तत्सम शब्द है, दूध एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अर्थात संस्कृत रूपांतरण पय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों आपको इन प्रश्नों के सही उत्तरों को अच्छे से पढ़ना है। आपको उस वाक्य को पढ़ने के साथ ही अगर आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आप उसे स्वतः ही पकड़ सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, पढ़ने का तरीका कैसा रहना चाहिए। विकल्प नंबर पहला कहता है कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। इस विकल्प के हिसाब से हमें इसकी गलतियां नजर आ रही हैं। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, न हो के सूर्य प्रतिदिन पूर्व से उग रहा है होगा। अगला विकल्प है वह खाना खाकर जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है यह, वह खाना खाकर जाएगा। तीसरे विकल्प में बढ़ते हैं, यह लोग क्या कहते हैं। यह एक गलत जवाब है, यह के स्थान पर वह लोग क्या कहते हैं होगा। अगला विकल्प है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। इस शब्द में तुम्हारे के स्थान पर तुमसे लगेगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। अतः इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य विधि यही है कि दिए गए विकल्प को आप अच्छे से पढ़ें। अगला प्रश्न है, लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हिंदी के पेपर में मुहावरा और लोकोक्तियां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं दोस्तों, और यह मुहावरे और लोकोक्तियां हम आम जन में जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसी से मिलता जुलता होता है। लोहा लेना दिए गए विकल्पों में से अगर हम देखें तो लोहा खरीदना एक गलत विकल्प को प्रदर्शित करता है। मुकाबला करना, हम कहते हैं कि लोहा लेने जा रहा हूं मैं, तो मुकाबला करना एक सही जवाब है। श्रम करना नहीं होगा, निष्फल होना
यह भी एक गलत जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मुकाबला करना होगा। हमारा अगला प्रश्न है उदार का विलोम होगा। इसमें भी दिए गए विकल्पों में से 3 गलत विकल्पों को अलग करना है। सहृदय का मतलब होता है हृदय के साथ, जिसका विलोम हम अहृदय यानी कि हृदय से विहीन कर सकते हैं। कृपण शब्द को समझने के लिए हमें कृपाण शब्द को समझना पड़ेगा। कृपाण अर्थात तलवार होता है और तलवार नुकीला होता है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है नुकीला। कृपण अर्थात नुकीले शब्द से इसका प्रयोग होता है, तो उदार इसका विलोम होगा। विकल्प नंबर 3 है निर्दय। निर्दयी कहते हैं, निर्दयी। निर्दयी का विलोम होता है दयावान। और विकल्प नंबर 4 है दानी, जिसका विलोम होगा लोभी। तो अतः दिए गए प्रश्नों में से उदार का विलोम कृपण होगा। हमारा अगला प्रश्न है पदच्युत में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, हिंदी के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों के बाद यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वह संधि विग्रह और समास ही रखता है। अतः समास को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस प्रश्न के साथ हम आपको सामान्य समास के विषय में बता देते हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए आपको लुसेंट के हिंदी से आप समास को अवश्य पढ़ें। प्रश्न है पदच्युत में कौन सा समास होगा। तो इन 4 विकल्पों में से हम 3 विकल्पों को अलग करते हैं। चौथा जो हमारे पास विकल्प आएगा वह सही होगा। द्विगु समास पहला विकल्प है, जिसके बारे में कहते हैं कि संख्यावाची द्विगु, अर्थात जिस शब्द में प्रायः संख्या लगा हो वह द्विगु समास होता है। प्रायः शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि समास शब्दार्थों के साथ बदल जाता है, लेकिन सामान्यतः संख्यावाची अगर रहेगा तो द्विगु होता है। हमारा अगला विकल्प है तत्पुरुष। इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वह तत्पुरुष समास ही होगा। और तत्पुरुष समास कैसे होगा। पदच्युत वाक्य को यदि हम डिफाइन करेंगे, यानी होता है पद से च्युत कर देना, तो यहाँ से जो वर्ण है यहाँ से हम समझेंगे। अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम आपको समास बताने का प्रयास करें तो आप कोई भी शब्द दिया गया है तो उसको डिफाइन करिए। डिफाइन करने के बाद आपको समास प्राप्त हो जाएगा कि यह कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास कहता है कि पूर्व पद प्रधान यदि हो तो अव्ययी भाव होता है। जैसे राजपुरुष में राज पूर्व पद प्रधान हो गया। द्वंद्व समास में जहाँ 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हों, जैसे रामकृष्ण, तो इस प्रकार से आपका तत्पुरुष समास होता है। हमारा अगला प्रश्न है चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होता है। विकल्प पहला है ईश्वर। ईश्वर अनिश्वर होता है, अजन्मा होता है, अतः हम चिरकाल से इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अजर अर्थात होता है जो कभी बूढ़ा न हो। अमर अर्थात होता है जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। चौथा विकल्प चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब होता है चिरकाल तक, जीवी अर्थात जिंदा रहने वाला, दीर्घ काल तक जीने वाला। और इस प्रश्न के हिसाब से चौथा विकल्प चिरंजीवी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा उत्धन नयन, जिसमें प्लस के पहले हम पूर्व मानते हैं और प्लस के बाद को हम पर अर्थात बाद वाला मानते हैं। आसान करने के लिए आप इसे A+B भी मान सकते हैं। ए वर्ण का जो सबसे अंतिमवा उत में जो त है, आप ध्यान रखेंगे कि संधि विच्छेद में जब भी संधि का विच्छेद होगा वह हलंत होगा। हलंत अर्थात यदि आप विकल्प नंबर पहले और विकल्प नंबर चौथे को देखें तो वह बिल्कुल एक जैसा है। सिर्फ एक माइनर सा अंतर है कि पहला विकल्प त जो है हलंत है, अर्थात वह आधा त है। कभी भी संधि विच्छेद में आप ध्यान देंगे कि जो पहला पार्ट होगा उसका जो सबसे अंतिमवा वर्ड होगा वह हमेशा ही हलंत होगा। तो दिए गए विकल्पों में से
पहला विकल्प सही होगा। 3 नंबर सही नहीं हो सकता, क्योंकि यदि संधि विच्छेद को हम और भी व्यापक रूप से पढ़ें तो त को न हो जाता है। त, थ, द, ध, न, ये जो 5 वर्ण होते हैं, जिसमें पहला त और द, इसको न हो जाता है। समास और संधि विच्छेद पे हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इसका सही उत्तर पहला उत्धन्यन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए, विकल्प नंबर 2 भाववाचक संज्ञा तो होगा नहीं, क्योंकि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी भाव को प्रदर्शित करती है। जैसे बुढ़ापा, यह एक भाव है, यह कोई पार्टिकुलर शब्द नहीं हो सकता। व्यक्तिवाचक वह होता है जो किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए बोला जाए, जैसे किसी का नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य से संबंधित होता है। जातिवाचक उसे कहते हैं जो किसी खास जाति को इंडिकेट करता हो। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़की एक अलग जातिवाचक संज्ञा है, नदी एक अलग जातिवाचक संज्ञा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि गंगा, यमुना और नदी, इन तीनों में व्यक्तिवाचक हम किसे कहेंगे और जातिवाचक किसे कहेंगे। इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? दिए गए विकल्प में से पहला विकल्प नयन, नयन मतलब आंख होता है। गगन, गगन मतलब आकाश होता है। विकल्प नंबर 3 नेत्र, नेत्र मतलब भी आंख होता है। और विकल्प नंबर 4 दृग, दृग अर्थात भी नेत्र ही होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब विकल्प नंबर 2 गगन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न पहले में मैंने आपसे चर्चा की थी उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में। मैंने आपको वहां भी बताया था कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आता है। प्रगति नामक शब्द को भी यदि आप ए और बी के कॉलम में बांटते हैं तो प्र पहले आ जाता है, गति बाद में आती है। और जितने भी प्रादि होते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर इत्यादि, जिस भी शब्द के पहले आते हैं वह सब उपसर्ग होते हैं। दिए गए विकल्प में से चौथा विकल्प देखिए, प्रगति में प्र शब्द पहले आया है, अतः चौथा विकल्प प्र सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, वर्तनी और शब्दों की यदि बात कभी भी आती है तो इसका कोई भी पुस्तकीय भाषा में यदि आप इसका जवाब खोजेंगे, यकीन मानिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ एक सीधा सा जवाब यदि आपको चाहिए तो आप उस वाक्य को सही से पढ़ें, आपको उसका जवाब वहीं मिल जाएगा। आपको उस वाक्य को सही से पढ़ने आना चाहिए। यदि मैं पढ़ता हूं इसको, विकल्प नंबर पहला वांछनीय, नी जो है वो छोटी ई का है, जबकि हम वांछनीय को पूरा पढ़ते हैं, वांछनीय। तीसरा विकल्प वांछनीय तो होगा ही नहीं, अतः तीसरा चौथा तो विकल्प को हम ऐसे ही काट देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ने के साथ आप भी इसे काट देंगे। पहला और तीसरा विकल्प में से दूसरा विकल्प वांछनीय सही होगा। कभी भी प्रश्नों को पढ़ते समय आप प्रश्नगत दृष्टि से उस विकल्प को सही से पढ़ने का प्रयास करें। हमारा अगला प्रश्न है, बिल्ली के भागो छीका टूटा लोकोक्ति का आशय है। लोकोक्ति भी हिंदी भाषा और हिंदी के पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्ली के भागो छीका टूटा एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। यदि आप किसी चीज को चाहते हैं कि काश वह हो जाता और अनायास अकस्मात अगर वह काम हो जाता है, तो इसी को हम बिल्ली के भागो छीका टूटा कहते हैं। अर्थात दिए गए विकल्पों को अगर हम पढ़ के उसका जवाब जानना चाहें तो जैसा चाहना वैसा न होना यह गलत होगा। मैंने बताया कि जैसा आपने चाहा वैसा ही हो गया। बिल्ली भाग्यशाली होती है, यह एक गलत जवाब होगा। बिल्ली के हाथों बर्तन टूटना यह सामान्य सी बात है, गलत जवाब है।
इस प्रश्न का विकल्प नंबर 2, बिल्ली के भागो छीका टूटा जैसा चाहा वैसा हो गया, उत्तर सही है। तो हिंदी प्रश्न पत्र भाग में आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको हिंदी संबंधित किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रश्नों को पूछिए। हमारी टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, आपको जरूर उस प्रश्न का रिप्लाई दिया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।